मंजू शुक्ला जी, आपके परिचय और संचालन के लिए आपका अभिनंदन। हमारे आज इसका राजकीय स्नातकोत्तर विद्यालय नोएडा में सरस्वती के प्रांगण में मुझे आकर मुझे बहुत ही आनंद है। हमारे इस कॉलेज के प्राचार्य श्री राजीव जी, दिनेश जी, अन्य प्राचार्य वर्ग, आचार्य सब और प्यारे बच्चों, देखिए अभी हमने सरस्वती वंदना की। सरस्वती का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। मैडम ने बताया कि किस तरह से भारतीय संस्कृति से हमें जिस तरह की जानकारी मिलती है, ज्ञान मिलता है, संस्कार मिलते हैं। और अभी हमने गीतांजलि का बड़ा अच्छा गीत भी सुना, शब्दों के रूप में संस्कृत के अंदर भी। उन्होंने जब प्राचार्य जी ने बताया कि उनको स्टेट लेवल पे प्राइज भी मिला। तो यह पूरे भारतीय संस्कार, संस्कृति, सरस्वती देवी का प्रांगण और यह वातावरण प्राचार्य द्वारा यह स्थापित स्नातकोत्तर विद्यालय में आकर मैं बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूँ और बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ प्राचार्य जी, राजीव जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ आज बुलाया। इनका बहुत बहुत आभार। साथियों, मैं कुछ बात जो विषय आज मुझे रखना है कि वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में हमें कैसे कैरियर ओरिएंट करना, कैसे ओरिएंटेशन अपना करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा और यह बहुत महत्वपूर्ण है। अभी प्राचार्य साहब से मेरी बात हो रही थी, उनका एक विजन है पूरे इस महाविद्यालय के लिए। उनका विजन है कि इस महाविद्यालय को एक प्रदेश का शो विंडो बनाए। प्रदेश जिस तरह से योगी जी के नेतृत्व में आगे प्रगति कर रहा है और देश जैसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगति कर रहा है, और उसमें उत्तर प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान आने वाले समय में रहने वाला, ये हम ही नहीं पूरा विश्व इस बात को मानता है। और उस महत्वपूर्ण योगदान में, उस विश्व भारत के उन्नति और उत्थान के जो योगदान में उत्तर प्रदेश का जितना महत्वपूर्ण योगदान है, उसी तरह का योगदान हमारे गौतम बुद्ध नगर का है। तो हम सबका सौभाग्य है कि हम गौतम बुद्ध नगर जैसे क्षेत्र में, जो आने वाले अमृत काल में 25 साल में भारत, उत्तर प्रदेश को ही नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था को प्रोपेल करके आगे बढ़ा के विश्व स्तर पे स्थापित करेगा। उस जगह पे हम सब लोग रह रहे हैं। हमारा सौभाग्य है, ऐसा सौभाग्य जो हमें ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। तो मुझे लगता है कि इस महत्वपूर्ण मौके को, इस पूरे परिदृश्य को हमें समझ के उसमें अपना योगदान अगर हम आगे सुनिश्चित कर लेंगे, तो जो प्रदेश का, क्षेत्र का और देश का जो विश्व के स्थिति में योगदान है, उसमें हमारा बहुत बड़ा योगदान होगा। तो उसी तरीके से अगर हम आज की बात को लेके जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि हमारे जीवन में अवश्य कुछ न कुछ नई चीज, जानकारी, नई आने में संकल्प, आने में कोई दिशा मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि मेरा यहाँ पे आना सफल होगा। मैं सभी कार्यक्रम के आयोजकों का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले मेरे साथ नारे लगाएंगे, हाँ, और दोनों हाथ उठा के बोलना है बच्चों। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। देखिए, किसी के भी जीवन में दिशा का बहुत महत्व है, और दिशा तय हो जाए, संकल्प का बहुत महत्व है। अगर दिशा किसी को पता भी चल गई कि मुझे यहाँ जाना है, यहाँ पे कई बच्चे होंगे, यहाँ पे देखो इस पूरे कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजी के टीचर से बात हुई थी, साइकोलॉजी है, एनसीसी है, इकोनॉमिक्स में है, कॉमर्स में है, दिनेश जी के नेतृत्व में कॉमर्स की पढ़ाई हो रही। तो इतने सारे विषय हमारे सामने आते हैं और सबने अपने अपने दिशा को, लक्ष्य को तय किया होगा। करना भी चाहिए, जरूरी है कि कम उम्र में ही जो लक्ष्य तय करता है उसमें उसको ज़्यादा समय मिलता है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। लक्ष्य को आइडेंटिफाई करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको अपने उसके लिए संकल्प शक्ति चाहिए। अगर आपने लक्ष्य केवल आइडेंटिफाई कर लिया और विल पावर और कमिटमेंट के साथ उस संकल्प को पूरा करने के लिए संकल्प नहीं लिया, तो वह लक्ष्य प्राप्त करना
मुश्किल हो जाएगा। और संकल्प भी ले लिया, लक्ष्य भी क्लियर हो गया, उसके बाद महत्वपूर्ण है कि उसके लिए रास्ता भी ढूंढना है। समाज, कॉलेज, पेरेंट्स, आसपास के मित्र, गवर्नमेंट, ये सब एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं, लेकिन उस इकोसिस्टम के अंतर्गत उस रोड मैप को अपने आइडेंटिफाई करके उस रोड मैप पे बढ़ने के लिए, चलने के लिए हमें अपने को उस रोड को भी आइडेंटिफाई करना है, उसको रोड को प्राप्त करने के लिए संकल्प भी लेना है और संकल्प के लिए लक्ष्य को भी तय करना है। ये जब तीनों चीजें हो जाएंगी तो फिर हम आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। और अल्टीमेटली एक बात और मैं ये कहना चाहता हूँ अपनी दिमाग में, वो ये है कि ये सब चीज भी हो गई, आपने गुण भी आइडेंटिफाई कर लिए, लेकिन उस गुणों को प्राप्त करने के लिए भी अपने को मेहनत करनी पड़ती है। अगर किसी को स्पोर्ट्समैन बनना है तो उसे शारीरिक शक्ति चाहिए, किसी को बायोलॉजी में डॉक्टर बनना है तो उसे बायोलॉजी में प्रामाणिकता चाहिए, लैंग्वेज करना है तो संस्कृत या इंग्लिश या जो भी हिंदी जो विषय लेता है तो उसके गुणों को संपन्न करना है। अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग गुणों की आवश्यकता है, अलग अलग रास्ते की आवश्यकता है, अलग अलग संकल्प की आवश्यकता। ये जब हम कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि हम जीवन में सफल होते हैं। और अगर इतिहास को अगर आप देखेंगे, जितने भी, क्योंकि आज कम यहाँ पे 15, 16, 17 साल के बच्चे सारे होंगे, इतिहास में अगर आप देखेंगे जिन्होंने भी जीवन में कुछ भी प्राप्त किया है, जिन्होंने भी जीवन में कुछ भी अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, उन्होंने उस संकल्प को बहुत कम उम्र में लिया है। तो कम उम्र में संकल्प लेना, जैसे शिवाजी को हम देखते हैं 12 साल की उम्र में उन्होंने अपने हिंदू साम्राज्य की स्थापना की बात की थी। मुगल साम्राज्य जो आतताई आक्रांता थे उनको भगाने की बात की थी, और 10-12 मित्रों के साथ उन्होंने संकल्प लिया और अपना जीवन 52 साल की उम्र में उनका देहावसान हो गया था और उन्होंने उसमें अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। भगवान श्री राम का भी रामायण हमने देखी, राम कथा, दशहरा सब गया था। उन्होंने भी 10-12 साल में, जब भगवान ऋषि विश्वामित्र उनको लेके गए थे, जब विश्वामित्र जी उनके राजा दशरथ के पास आए कि मुझे राक्षस हमें यज्ञ नहीं करने देते तो मुझे राम और लक्ष्मण दे दो और इनको मैं ले जाके उन राक्षसों का संहार करने का उन्होंने कहा कि मैं करना चाहता हूँ इनके द्वारा। तो उनके 2 उद्देश्य थे। एक तो यह था कि भगवान राम को अपने आप में उनको अलग तरीके से, उनको जो गुण चाहिए, जो आवश्यकता चाहिए, शस्त्र चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, जो उनको संवेदना चाहिए, ये सब चीज़ों की जानकारी भगवान राम को उस वक्त मिले, राम को मिले, और वहाँ पे उनकी संकल्प शक्ति को भी वो बढ़ाना चाहते थे। और जब वो जंगल में गए भगवान विश्वामित्र जी, तो एक हड्डियों का ढेर उन्होंने देखा और रामचंद्र जी ने उनसे पूछा कि हड्डियों का ढेर किस लिए है? तो उन्होंने कहा कि ये जो राक्षस आतताई है वो ब्राह्मण वैदिक ऋषियों को मार के उनकी हड्डियों को यहाँ पे जमा करते हैं। तो वहाँ पे रामचंद्र जी ने प्रण किया कि निशिचर वीन करऊ मई भुज उठाए प्रण की, और फिर रावण को मार के उस लक्ष्य को पूरा किया। तो कम उम्र में संकल्प लेना चाहिए। उसके लिए उन्होंने चाहे वनवासी लोगों को इकट्ठा करना है, आयुधों को करना है, जंगल में जाके सेतु का निर्माण करना, कितना सारा उसमें उन्होंने मेहनत की। तो यह भी संकल्प का बहुत महत्व है। तो मुझे लगता है कि ये संकल्प भी हमें जल्दी लेना चाहिए। अपने एम को भी आइडेंटिफाई करके आगे बढ़ेंगे तो हम अलग जो सफल होंगे। और यहाँ इस कॉलेज में तो मुझे लग रहा है कि जो प्रधानाचार्य जी का विजन है कि मैं इसको शो विंडो बनाना चाहता हूँ, उसमें एक चीज़ मुझे और आपके साथ साझा करनी है। मैं हंसराज कॉलेज से पढ़ा हूँ, भारतीय विद्या भवन मेरी स्कूल थी, और भी जैसे ICSI और कई इंस्टीट्यूशन से चढ़े हुए मैं जुड़ा हुआ हूँ। हमें अपने इंस्टीट्यूशन स्वाभिमान की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आज भारत को हम विश्व गुरु के स्थान पे देखना चाहते हैं, जैसा प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, तो सबसे पहली बात है कि हमारे अंदर एक स्वाभिमान होना चाहिए कि भारत, मैं भारत का वासी हूँ, भारत देश का रहने वाला हूँ, भारत की महान संस्कृति है, उस महान संस्कृति के साथ में जुड़ा हुआ। तो ये स्वाभिमान जब व्यक्ति में होता है तो वो एक उसके साथ जुड़ता भी है और उसके साथ आगे काम करता है, उसके साथ बढ़ता है आगे। तो इंस्टीट्यूशन का भी जो है वही वैसा ही अपने मन में एक तरीके से स्वाभिमान होना चाहिए। तो अब आज हम
स्नातकोत्तर राजकीय स्नातकोत्तर विद्यालय से जुड़े हुए हैं, और ये अपने आप में मेरे ख्याल से नोएडा में ऐसा कोई कॉलेज और है नहीं जिसके पास 15 एकड़ जमीन है, इतना सारा संकल्पित लोग काम कर रहे हैं। तो हमें इस स्वाभिमान को अगर हम रखेंगे तो इंस्टीट्यूशन के साथ भी हम बड़ी अच्छी तरह से जुड़ेंगे। उसके लिए आगे बढ़ाने में भी हम आने वाले समय में कोई IAS ऑफिसर बनेगा, कोई पुलिस ऑफिसर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, तो आगे भी इंस्टीट्यूशन के साथ हम जुड़ते रहेंगे, स्वाभिमान के साथ बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि यह भी बहुत ज़रूरी है और हम इस लक्ष्य को भी अवश्य अपने साथ आत्मसात करेंगे। अब मैं साथियों एक चीज़ और आपके सामने बताना चाहता हूँ कि भारत का, जब मैं देश के स्वाभिमान वगैरह की बात करता हूँ या आने वाले समय में लक्ष्य की बात करता हूँ, तो भारत का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। हजारों साल से हमने देखा कि भारत, हमारा देश हर क्षेत्र में आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, डांस, आर्किटेक्चर, फूड, फेस्टिवल, ऐसे सभी क्षेत्र, जिस कला हर क्षेत्र में देखें तो हजारों साल पहले भारत का बहुत गौरवपूर्ण इतिहास रहा है और हर क्षेत्र में भारत ने बहुत प्रगति की, आगे बढ़ा है। लेकिन उसके बाद एक कालखंड आया 1000 वर्ष का, जब भारत पूरी तरह से गुलाम हो गया। तो उसके पहले जो भारत की प्रगति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था या क्या कारण था, अगर हम उसको एनालिसिस करें और उस परिस्थिति को आज के परिदृश्य में, आर्थिक परिदृश्य में देखेंगे, तो हमें समझ आएगा कि भारत कहाँ बढ़ने वाला है, कहाँ जाने वाला है। उस समय हम विश्व की 26% ग्लोबल ट्रेड को भारत कंट्रोल करता था। वर्ल्ड की GDP के 26% जो ट्रेड जो था उसको इंडिया के GDP से कंट्रीब्यूट करते थे। हमारे पास ग्लोबल ट्रेड का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे पास था और उस आर्थिक प्रगति और विकास के कारण हम हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करके आगे बढ़ रहे थे और आगे थे, ग्लोबल लीडर थे। लेकिन उसके साथ कई एक कालखंड भी आया जिसमें हम गुलाम हो गए। तो कहीं ना कहीं वो कालखंड भी हमारे को पतन का क्या कारण था उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, जिसका भी अभी दशहरे के समय हम लोगों ने बहुत शस्त्र पूजन के माध्यम से शक्ति की आराधना के रूप में भी उस त्योहार को मनाया। तो कहीं ना कहीं ज्ञान, आर्थिक विकास, इन सब के साथ शक्ति की पूजा भी जरूरी है। तो शरीर भी अच्छा होना चाहिए, हमारे पास इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों को हमें अपने आप में इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना है। शक्ति की पूजना, उपासना करनी, सरस्वती और शक्ति दोनों की उपासना करते हैं अगर सर, और अर्थ और लक्ष्मी, इन तीनों का जब जीवन में समावेश होता है तो जीवन विकास की स्थिति में जाता है। अगर हमने बैलेंस जीवन नहीं किया, हमने आर्थिक प्रगति नहीं करी, तो बाकी सब चीज़ें हैं जीवन में हम अर्जित नहीं कर पाएंगे। हमने ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो धन, विद्या ददाति विनयाति याति पात्रत्वं पात्रत्वात् धनात् आपनोति धनात् धर्म तथा सुखम। तो विद्या से पात्रता आती है, पात्रता से धन उपार्जन करने की शक्ति आती है, उससे हमें ज्ञान के लिए आगे बढ़ने, आगे प्रगति के लिए मौका मिलता है और उससे ही सुख मिलता है। और शक्ति से आराधना भी जरूरी है। तो तीनों का बैलेंस जीवन में जरूर रखना चाहिए। सर्वांगीण विकास की आवश्यकता है। और मैं इस आज एक विषय पे आज ज़्यादा फोकस करूँगा, वो है कि आर्थिक प्रगति बहुत महत्वपूर्ण है, जो मेरा खास विषय है। और बीच में जिस समय हम आर्थिक स्थिति से 1000 साल की गुलामी से गुजरे, तो जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय मात्र 2% ग्लोबल ट्रेड का हमारे पास हिस्सा था। तो आर्थिक रूप से हमारी विपन्नता हुई तो हम लोग पूरी तरह से सारे क्षेत्रों में हम पिछड़ गए पूरे विश्व में। 1947 के बाद 2022 में जब हमारी देश की स्वतंत्रता को 22-23 में 75 वर्ष पूरे हुए, तो अगर आप आज देखें तो विश्व में भारत पुनः उत्थान की तरफ बढ़ रहा है और आर्थिक रूप से बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। और आज विश्व में भारत का जो मान सम्मान, प्रधानमंत्री मोदी जी का मान सम्मान हो रहा है, वह इसलिए नहीं है कि विश्व को आज भारत से बहुत प्रेम हो गया या मोदी जी से बहुत प्रेम हो गया, वह इसलिए है कि उनको लग रहा है कि आर्थिक रूप से आने वाले 1-2 दशक में, 1.5-2 दशक में भारत में आर्थिक जो एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरे वर्ल्ड की भारत की तरह शिफ्ट होगी।
और उस आर्थिक जो इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ शिफ्ट होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो हम लोगों को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग जो आने वाले 25 साल जो अमृत काल की तरह हमारे देश के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, और 2047 की जब बात करते हैं कि विश्व गुरु के स्थान पे भारत को पुनः स्थापित होना और हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो हमें आर्थिक रूप से बहुत मजबूत और तेजी से स्ट्रॉन्ग नेशन के रूप में खड़ा होना है। और प्रधानमंत्री मोदी जी का यही विजन है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर हमें अगर विश्व गुरु के स्थान पे भारत को पुनः स्थापित होना है तो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नेशन के रूप में खड़ा होना है। उसके लिए प्रधानमंत्री जी कई एरियाज, फोकस्ड एरिया की तरफ काम कर रहे हैं। और अगर हम जब अपने कैरियर को, अपने रोजगार को, अपने आने वाले समय में किन एक्टिविटीज़ को अपनाएंगे, तो हमें यह चीज़ भी बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए कि नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जिस पे सरकार का फोकस है, जिन एक्टिविटीज़ में इंडिया की ग्रोथ होगी, उन एक्टिविटीज़, उन एरियाज़ को अगर हम अपने कैरियर के साथ अलाइन कर देंगे तो हम अपने इंडिविजुअल कैरियर पे तो मजबूती से आगे बढ़ेंगे ही, साथ में अपने परिवार के लिए भी अच्छी संपन्नता लेके आएंगे, परिवार के साथ उस संपन्नता को अपने क्षेत्र के लिए भी लेके आएंगे और देश में भी हम बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो मैं आपको कुछ ऐसे एरिया जरा बताना चाहूँगा यहाँ पे, जिन एरियाज से अगर आप अपने कैरियर को अलाइन करेंगे, जो फोकस एरिया है प्रधानमंत्री मोदी जी के भारत के, जिन फोकस एरिया में भारत ग्लोबल लीडरशिप की तरह स्टैब्लिश हो सकता है, उन एरियाज़ को अगर हम उनके एरियाज में अपने कैरियर को ओरिएंट कर लेते हैं तो हमारे लिए अपने आप में एक संपन्नता की स्थिति होगी। और साथ में मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं कई बार हम समझते हैं कि जो सरकार की योजनाओं में 140 करोड़ हमारे देश की जनसंख्या है और लगभग 10 लाख से 15 लाख लोग हर वक्त वर्किंग पॉपुलेशन के अंदर एंटर करते हैं। अगर वो सारे के सारे ये कोशिश करें कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिल जाए और उसी सेक्टर में हम नौकरी की तलाश में लगेंगे, तो किसी भी तरह से वो नौकरी स्थापित करना या देना वर्ल्ड की किसी इकोनॉमी को पॉसिबल नहीं है। सरकार का यह लक्ष्य रहता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं, आर्थिक रूप से देश प्रगति करे, अलग अलग एरियाज डेवलप हो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में या अलग अलग इंडस्ट्री में, डिफेंस में, एरोस्पेस में, स्टार्टअप इकोसिस्टम में, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ऐसे क्षेत्रों में हम एक्टिविटी इकोसिस्टम सरकार क्रिएट करें, वहाँ पे लोग स्वरोजगार और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को अंदर देखें और इन एरियाज़ के अंदर अगर हम अपनी एक्टिविटीज़ और अपनी पढ़ाई को अलाइन कर लेते हैं तो हम लोग उसका लाभ भी कर पाएंगे। तो 2 एरिया सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आइडेंटिफाई किए हैं, जिसके अंदर सरकार बहुत अब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बहुत काम कर रहे हैं। उन एरियाज़ को हमें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए और वो ऐसे जो एरियाज़ हैं जिसको हम कहते हैं नॉलेज इकोनॉमी। एक तो है नॉलेज इकोनॉमी और दूसरा है कल्चरल इकोनॉमी। ये 2 एरिया इसलिए भारत अपने आप में आने वाले समय में ग्लोबल लीडरशिप के रूप में स्टैब्लिश कर सकता है, वह यह है कि अगर आप देखें जो भारत का जेनेटिकल कंपोजिशन है, ये जो इतिहास है, नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़ हमारे देश में बहुत अच्छी तरह से आगे प्रोपेल करके आगे बढ़ती रही है। तो प्रधानमंत्री अगर आप देखें पीछे 10-12 साल की डेवलपमेंट को या उसके पहले 91 की डेवलपमेंट को, 91 के बाद एक भारत में तेज़ी से अर्थव्यवस्था में प्रगति की तरफ आगे बढ़े, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हार्डवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, ऐसे एरियाज़ में भारत ने बहुत तेज़ी से प्रगति की है। तो आने वाले समय में भी भारत जो नॉलेज इकोनॉमी के क्षेत्र हैं उनमें ग्लोबल लीडरशिप के रूप में इस्टेब्लिश होगा। इन नॉलेज इकोनॉमी के अंदर प्रोपेल करते हुए ग्लोबल लीडरशिप को हम इस्टेब्लिश कर लेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी का और सरकार की पॉलिसीज़ का फोकस इन क्षेत्र में है। उसमें है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
अपने आप में एक बहुत बड़ा क्षेत्र, इसके वास्ट एप्लीकेशन है। मैं तो कॉलेजेस में जाता हूँ, ये जो अटल जो वो है टिंकरिंग लैब है, और इस तरह के लोग, उसमें लोग स्टार्टअप इकोसिस्टम से, प्रोसेस सॉल्यूशंस के माध्यम से, ऐप के डेवलपमेंट में से, प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत बहुत तेजी से भारत प्रगति कर रहा है, ग्लोबली लीडरशिप स्टैब्लिश कर रहा है। तो ऐप डेवलपमेंट, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये ऐसी चीज़ें हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ऐप डेवलपमेंट, फिनटेक के अंदर बहुत तरीके से प्रगति कर रहा है। छोटे छोटे सॉल्यूशंस बनाए हैं लोगों ने, जिसके माध्यम से फिनटेक के अंदर बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहा है, स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के अंदर प्रगति कर रहा है। तो एक तो एरिया है जिससे रिलेटेड बहुत सारे एरियाज हैं, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। एक नया एक और फील्ड जहाँ पे भारत बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, वो है ग्रीन एनर्जी। क्योंकि भारत का बहुत बड़ा फोकस, जो फॉरेन एक्सचेंज का जो रिक्वायरमेंट है, जो हम इंपोर्ट करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज भारत में चला जाता है, वह हमारा ये जो है ऑयल इंपोर्ट से होता है। तो और भारत में सूरज की और काफ़ी ज़्यादा अवेलेबिलिटी है। तो हम सरकार का बहुत ज़्यादा यह इस जगह ध्यान है कि हम ऑल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट करें। तो उसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इस तरह के जो बायोगैस के साथ, बायोफ्यूल का मिक्सिंग के साथ, जो पेट्रोल डीजल में मिक्सिंग के नए नए टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी सरकार बहुत काम कर रही है, क्योंकि कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर हमारे बहुत अच्छी तरह से हमारे देश में उन्नति के शिखर पे है। तो उसमें एक चिप टेक्नोलॉजी के अंदर भी सरकार ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। तो नॉलेज इकोनॉमी को लेके सरकार का बहुत बड़ा फोकस्ड एरिया है, जिसमें मैंने जैसे बताया। और अब नए नए ये जो 5G स्पेक्ट्रम, 6G स्पेक्ट्रम, इसमें भारत ग्लोबल लीडरशिप स्टैब्लिश कर रहा है। यही नहीं है कि एक समय में वर्ल्ड में अगर अलग अलग जैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी वगैरह आती थी तो वो भारत में बाद में आती थी, लेकिन आज के समय में 5G टेक्नोलॉजी और 6G टेक्नोलॉजी में भारत ग्लोबल लीडरशिप स्टैब्लिश कर रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नॉलेज इकोनॉमी, इससे रिलेटेड क्षेत्र में हमें बहुत सारे काम करने चाहिए, डेवलपमेंट करने चाहिए। उसमें अपने कैरियर को ओरिएंट करते हैं तो मुझे लगता है कि हमारा कैरियर बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा। जिसके अंदर डिफेंस में एक समय था कि हम अपनी डिफेंस की 90% हमारी डिफेंस की रिक्वायरमेंट हम इंपोर्ट करते थे। लास्ट ईयर 68% हमारी डिफेंस की रिक्वायरमेंट हमने डोमेस्टिकली प्रोड्यूस की, और वह प्रोड्यूस करने के कारण MSME सेक्टर्स में छोटे छोटे डिफेंस कॉरिडोर के रूप में बहुत काम किया जा रहा है। तो सरकार का यह लक्ष्य है कि आर्थिक रूप से संपन्नता हर क्षेत्र में हो। सरकार की योजनाएं इसमें बहुत सारी हैं, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इन सब योजनाओं के बारे में हम जानकारी लें। इसके ऊपर फाइनेंसिंग भी अवेलेबल है। जो सरकार के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के, बैंक्स के, अगर हम कुछ इन क्षेत्रों में कोई अपना रिसर्च करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, ग्रुप्स के अंदर कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, प्रोसेस डेवलप करते हैं, तो ये चैलेंजेस भी PSUs वगैरह अपने आप में ये चैलेंजेस को इस्टेब्लिश करते हैं कि हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में ये समस्या है, इस समस्या का जो समाधान करेगा, इस समस्या के समाधान के लिए कोई प्रोडक्ट या प्रोसेस डेवलप करेगा, तो हम उसको फाइनेंस भी करेंगे, उसके प्रोडक्ट को भी खरीदेंगे, उसके प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने में वेंचर कैपिटल उसको सपोर्ट भी करेंगे। तो ये पूरा एक स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टैंड अप इकोसिस्टम, सरकारी योजनाओं का, इवन छोटे छोटे व्यापारियों के लिए भी, स्ट्रीट वेंडर्स जैसे चीज़ों के लिए भी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई है। अभी विश्वकर्मा योजना, जो 18 क्षेत्र है, जो कोई छोटे हाथ के काम करते हैं, जो हथकरघा या कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, तो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, बिजली का काम करते हैं, रिपेयर्स का काम करते हैं, ऐसे 18 छोटे छोटे लघु उद्योगों में भी सरकार ने ये जो स्वनिधि या विश्वकर्मा योजना जिसमें सरकार ने लागू की है,
उन योजना में 3 लाख रुपए का लोन भी देते हैं, लो इंटरेस्ट पे 15,000 रुपए का इक्विपमेंट खरीदने के लिए वो पैसा सब्सिडी भी देते हैं, और साथ में उनको इस विश्वकर्मा योजना के माध्यम से आ रही है ना आवाज? हाँ, तो इस विश्वकर्मा योजना, स्वनिधि योजना, इन योजनाओं की भी हमें जानकारी रखनी चाहिए, और यह सब सरकार की वेबसाइट के ऊपर बिल्कुल आसानी से दी हुई है। बहुत सारी स्टैंड अप, स्टार्टअप, इन सब योजनाओं की अगर हमें जानकारी रहती है तो हम लोग अपने कैरियर को बहुत अच्छी तरह ओरिएंट कर सकते हैं। तो मैंने एक चीज आपको बताई है, नॉलेज इकोनॉमी के क्षेत्र में अपने कैरियर को हमने ओरिएंट करना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डिफेंस और ऑटोमोबाइल, मोबाइल इंडस्ट्रीज, चिप टेक्नोलॉजी, इन सब के क्षेत्र में सरकार ने बहुत सारे 900 से ऊपर सेंटर्स बनाए जो कि मशीन ऑपरेट करने के लिए 3-3 महीने के, 6-6 महीने के वो डिप्लोमा देते हैं। आप कॉलेज के बाद किसी मशीन ऑपरेशन सरकारी सेंटर, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स में जाके वो सर्टिफिकेट ले लेते हैं 3 महीने के, 6 महीने के। उन सर्टिफिकेट माध्यम से आप किसी भी इंडस्ट्रीज में जाते हैं तो वो मशीन को ऑपरेशन करने के लिए आपको वो अपने साथ लगा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ों का अगर हम ध्यान में रखते हैं तो मुझे लगता है कि अपने कैरियर को हम आगे बढ़ा सकते हैं। एक और क्षेत्र मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बड़ा फोकस है, जो मैंने शुरू में कहा था कि ये कल्चरल इकोनॉमी, यानी आने वाले भारत का अगर आप देखें कि आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, डांस, फेस्टिवल, फूड, आर्किटेक्चर, इस क्षेत्र में अगर मैं केरला गया, नॉर्थ ईस्ट में गया, ऐसे आसाम में गए, हम उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जैसा इनिशिएटिव सरकार ने लिया हुआ है। पूरे देश में ये इनिशिएटिव होगा, हर क्षेत्र में कोई ना कोई छोटा प्रोडक्ट कॉटेज इंडस्ट्रीज के रूप में आइडेंटिफाई करके उसको पूरी तरह से सपोर्ट करने का काम सरकार करती है। उसको चाहे फाइनेंस चाहिए, मार्केटिंग सपोर्ट चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, उन सब चीज़ों की जानकारी देती है और हैंड होल्डिंग करती है। उन प्रोडक्ट को डेवलप करते हुए उस क्षेत्र का विकास होता है। और यह जो हमारा, और ये नहीं है कि केवल इंडस्ट्री चलेगी उसी से होगा, कोई म्यूजिक में पारंगत है, कोई आर्ट में पारंगत है, ये सारे भी कैरियर ओरिएंटेड तरीके से आने वाले समय में बढ़ रहे। तो सरकार का कल्चरल इकोनॉमी पे भी बहुत फोकस है। हर क्षेत्र को आइडेंटिफाई करना है, उस क्षेत्र का कैसे कल्चरल कंसेप्ट वहाँ का है, कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा कॉटेज इंडस्ट्री है, कौन सा वहाँ पे किस क्षेत्र में वो पारंगत है वहाँ के लोग, और उस क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए, सपोर्ट करते हुए उसको ग्लोबल लेवल पे मार्केटिंग सपोर्ट देने का भी सरकार, प्रधानमंत्री जी का विजन है, उसको आगे लेके बढ़ रहे। तो अभी आप स्पोर्ट्स का भी देखते हैं, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं रह गया। मैंने आपको इतने सारे क्षेत्र बताए हैं जिसमें इस तरह के क्षेत्र भी है कि म्यूजिक, आर्ट, कल्चरल क्षेत्र के। अभी टूरिज्म में कितना बढ़ावा मिल रहा है। अभी G20 का समिट भारत में हुआ था, 60 से ऊपर जगहों पे ग्लोबल लीडर्स को भारत में बुलाया गया, 1 लाख से ऊपर ग्लोबल इन्फ्लुएंसर्स भारत में आए, वो इन 60 जगहों पे गए। वहाँ पे उस क्षेत्र की विविधताएं, उसकी विशेषताएं, उसके आर्ट, डांस, म्यूजिक, इन सब को उसके सामने पेश किया, उसके प्रोडक्ट को उसको पेश किया। और प्रधानमंत्री का विजन था कि ग्लोबल लेवल पे जब ये अपने अपने देश में 1 लाख लोग जाएंगे तो वो उन प्रोडक्ट को, उन कल्चर को, उन ट्रेडिशंस को, उन फूड हैबिट्स को, उन क्लोथिंग हैबिट्स को पूरे विश्व में पहुंचाएंगे। तो भारत की जो डाइवर्सिटी है, भारत का जो कल्चर है, भारत का जो संस्कृति है, जो भारत के संस्कार हैं, उन सबको भी एक टूरिज्म के माध्यम से एक ग्लोबल लेवल पे हमारी लीडरशिप स्टैब्लिश होगी। तो मेरा ये कहने का मतलब है आप सबको कि बहुत सारी विविधता की जो एरियाज हैं सरकार काम कर रही है। कई बार हमारी लोगों की जानकारी कमी रह जाती है, उसके कारण हम लोग सोचते हैं कि हमारा कैरियर क्या होगा, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम केवल नौकरी के ऊपर भाग जाते हैं। हमें आज सोशल मीडिया, इंटरनेट, डिजिटल पेनिट्रेशन इतनी ज़बरदस्त है, डिजिटल पेमेंट की ग्लोबल लेवल पे आज भारत की, इवन जर्मनी की एक कॉर्पोरेट लेवल की एक CEO आई थी, वो भारत में घूम रहे थे, एक प्रोग्राम में हमें मिले तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या चीज़ भारत की बड़ी लगी,
तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से डिजिटल पेमेंट भारत कर रहा है गांव-गांव में, जगह जगह पे, जर्मनी जैसा जगह भी उस तरह का डिजिटल पेमेंट पेनिट्रेशन नहीं है। तो आज ये सारे चीज़ें, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सरकार एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रही है। हमें उस स्वाभिमान को, उसकी जानकारी को ध्यान में रखते हुए अपने कैरियर को ओरिएंट करना चाहिए। और जानकारी क्या है कि कई बार क्या होता है कि हम जो जानकारी है वो उस इंटरनेट और सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। जो सरकार की जो विभिन्न मिनिस्ट्रीज हैं उनकी वेबसाइट को नहीं देख पाते, उन सबको भी मुझे लगता है ध्यान में रखना चाहिए, उनको देखना चाहिए और अपने समय को इस चीज़ में लगाना चाहिए। तो जो आने वाला समय, जो स्वर्णिम काल है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि जब भारत स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा 2047 में, तो हम पुनः विश्व गुरु के स्थान पे स्टैब्लिश होंगे और हर क्षेत्र में भारत ग्लोबल लीडरशिप की तरफ आगे बढ़ने के लिए तैयारी करना है, लेकिन वो ऑटोमेटिक नहीं होने वाला। ये स्वर्णिम काल में जब हम 25 साल का है, इसमें हमको एक मेहनत करनी पड़ेगी, इसको हमें एक फोकस तरीके से काम करना पड़ेगा, हमें अपने विल पावर के साथ करना पड़ेगा और कलेक्टिव विल पावर के साथ करना पड़ेगा। अपने देश के इतिहास, संस्कार, संस्कृति का स्वाभिमान भी रहना चाहिए, लेकिन उस संस्कार, संस्कृति और इतिहास के गौरव में हम बैठे रहें और फ्यूचर को नहीं देखें तो कोई हमारे इतिहास के लिए हमें पूछने वाला नहीं है। कोई हमारे पुराना कितना ही बड़ा इतिहास होगा, उसके लिए कोई हमारी पूजा या वो नहीं करने वाला। वो देखेगा कि आने वाले समय में भारत कहाँ जा रहा है। तो हम उस विजन को ध्यान में रखते हुए, अपने जीवन को अलाइन करते हुए, उन चीज़ों को देखते हुए और उस कॉन्फिडेंस और संकल्प शक्ति के साथ, कलेक्टिव विल के साथ अगर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि हम जरूर अपने कैरियर को ओरिएंट करके सही दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि आज का ये कार्यक्रम तभी सफल हम कर पाएंगे और उसकी सफलता भी तभी हो पाएगी। लास्ट में साथियों, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ। मैं पीछे अपने स्कूल में गया था, मुझे बुलाया था एनुअल फंक्शन में गेस्ट की तरह। तो मेरे को एक चीज़ लगी, क्या होता है कि ये जो फॉर्मेटिव एज है हम सबकी, ये जो 3 साल 4 साल आप कॉलेज में बिताएंगे, इसमें आपके टीचर्स का, आपके पेरेंट्स का, यह एक समय है जब आपको बहुत स्नेह, दुलार, एक प्रेम, सहपाठियों का सहयोग, यह सब मिलता है। इसकी यादगार को भी हमें संजोए के रखना चाहिए। यह जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कई बार विकट परिस्थिति भी आती है, कई बार डिफिकल्ट सिचुएशन भी आते हैं, उस समय ये बहुत काम आता है। तो इस चीज़ को भी हमने पूरा संजो के रखना चाहिए। इस चीज़ का जो मौका मिला है, इसका सही उपयोग करेंगे तो आने वाले समय में अगर किसी विकट परिस्थिति भी आती है तो उस समय हमें इन चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। तो मुझे लगता है यह भी बात हम सबको साथ में रखनी चाहिए, तभी हम जीवन में सफल होंगे। और कोई भी सफलता जीवन में तब तक नहीं होती जब व्यक्ति संवेदनशील नहीं है। हमारे साथ अगर हमारे आसपास में हमारे को दिख रहा है कि कोई बच्चा है जिसकी पढ़ाई में उसको दिक्कत हो रही है, उसके परिवार में कोई समस्या है, कोई हमारे क्षेत्र में और समस्या है, किसी बच्ची को या किसी भी बड़े को, किसी बूढ़े को, किसी भी माँ बाप को कोई भी समस्या है, तो उसके साथ संवेदनशीलता के साथ भी हमें ध्यान रखना चाहिए। संवेदनशीलता भी एक महत्वपूर्ण गुण है। संवेदनशीलता हो, संकल्प शक्ति हो, सही दिशा में काम करना हो, समय का सदुपयोग हो, स्वस्थ जीवन हो, जो अर्थतंत्र को, विद्या को और शक्ति को अगर हम सामायिक रूप से आगे करेंगे तो कोई भी विश्व के में कोई रुकावट हमारे सामने, हमारे रास्ते को रोक नहीं सकती। तो यह बात कह के मैं अपनी बात को एक दो के माध्यम से अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जितने विकट संकटों में हैं, जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत तत् सर्वत्र मिला। तो डिफिकल्ट सिचुएशन से घबराना नहीं है और आगे बढ़ने का अपने आप में संकल्प लेना चाहिए। हम सबका सौभाग्य है कि गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र में हम रह रहे हैं, जो
आने वाले समय में, ये निश्चित मैं कह रहा हूं, ये ग्लोबल लेवल पे स्टैब्लिश्ड है कि गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान करने वाला है। उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था और देश के जानने के लिए काम करने वाला है, और हम सब यहाँ पे इसमें हम अपना योगदान दे रहे हैं। मैं तो 1990 से यहाँ रह रहा हूँ, आप सब भी यहाँ हैं, तो इस बात को हम लेते हुए मैं अपनी बात को विराम दूंगा और आप सबका धन्यवाद दूंगा कि मुझे यहाँ बुलाया, मेरी बात को सुना और मुझे यह सम्मान दिया। धन्यवाद। एक बार नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। एक नारा मैं बताता हूँ आपको, मैं बोलूंगा सशक्त गौतम बुद्ध नगर, आप कहोगे उन्नत भारत। सशक्त गौतम बुद्ध नगर, सशक्त गौतम बुद्ध नगर।